नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कमल श्रीमाली। हम बात कर रहे हैं ज्योतिष और राजनीति की। हर व्यक्ति अपने जीवन में आमदनी के लिए, अपनी जीवनचर्या चलाने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए किसी न किसी कैरियर की तलाश में हमेशा रहता है। समाज के लिए भी, देश के लिए भी, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसका दृष्टिकोण के अनुसार ही जनता की सेवा करे, समाज को आगे ले जाए, देश को आगे ले जाए। लेकिन हर व्यक्ति जिस प्रकार कोई भी प्रोफेशन में सफल नहीं हो सकता। जो व्यक्ति डॉक्टरी को जानता है वो डॉक्टरी में सफल हो सकता है, जो इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग में सफल हो सकता है, लेकिन जो राजनीतिक दृष्टि रखने वाला है वो राजनीति में ही सफल हो सकता है। लेकिन हर व्यक्ति भी राजनीति में सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अपना अपना भाग्य है, अपना अपना कर्म क्षेत्र है, और जो उसका भाग्य जिस रास्ते पर ले जाएगा वो व्यक्ति उस रास्ते पर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। चाहे एक बार कोई दुकान कर ले, एक बार कोई और प्रोफेशन कर ले, 2-3 और प्रोफेशन कर ले, फिर वो आकर के राजनीति में आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। मैंने कई बार देखा है कि व्यक्ति आरंभ में कुछ और कार्य करते हैं और उसके बाद जीवन के अंतिम पड़ाव में राजनीतिक क्षेत्र में आ जाते हैं, क्योंकि उनका अनुभव, हर क्षेत्र का अनुभव जो होता है वो समाज को मिलता है। तो यदि कुंडली में योग हैं राजनीति में सफल होने के, और राजनीति में सफलता का मतलब यही है कि आपकी कुंडली के अंदर जनता आपको पसंद करने वाली हो, अर्थात कुंडली के अंदर चंद्रमा बहुत अच्छा हो, बलवान हो, आपके अंदर बहुत अच्छी प्लानिंग करने का गुण हो, अर्थात आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी जगह पे हो और अच्छी जगह दृष्टिपात करता हो, अर्थात शुभ होना चाहिए। आप में साहस होना चाहिए, अर्थात मंगल आपकी कुंडली में बलवान होना चाहिए। आप में मैनेजमेंट का पावर होना चाहिए। आप अपने साथ में जो लोग जुड़े हैं उनको सही दिशा दे पाएं, इसके लिए मैनेजमेंट का कार्य हो सकता है। वो मैनेजमेंट का कार्य सूर्य के द्वारा होता है। राहु, शनि, मंगल, सूर्य और चंद्रमा, और इसके साथ जन्म कुंडली के जो भाव हैं, जैसे कि छठा भाव सेवा का है, छठा भाव शत्रुओं का भी है। जब आप किसी क्षेत्र में जाएंगे तो कंपटीशन तो होगा ही होगा, राजनीति में तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। उसके बाद में आता है सप्तम भाव। सप्तम भाव अर्थात लोगों के साथ में मिलना जुलना, साझेदारी। फिर आता है दसम भाव कर्म का, और फिर आता है लाभ का, यश का। इन सब के साथ में जो जुड़ा हुआ है वो जिंदगी में जन्म पत्रिका फर्स्ट हाउस अर्थात लग्न जुड़ा हुआ है। क्योंकि सुख किसको मिलता है? जिसकी ये कुंडली है। दुख किसको मिलता है? जिसकी ये कुंडली है। यश किसको मिलता है? जो जातक है। तो सब मिला करके जिस जातक कहा जाता है वो कुंडली ही है। तो आइए देखते हैं आज एक महान राजनीतिज्ञ की कुंडली, जिनका नाम है श्री जवाहरलाल नेहरू। बच्चों का सबसे स्नेही के रूप में भी जानते हैं, तो साथ ही साथ बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में, बहुत अच्छे राजनीति के रूप में आज भी उनका नाम आदर और बहुत ही श्रेष्ठता के साथ में लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आइए देखते हैं क्या है इनकी कुंडली के योग। तो जैसा कि मैंने आपको कई बार बतलाया है कि कर्क लग्न की कुंडली का अपने आप में एक प्रभाव है कि उसको जीवन में धनी होना ही होना है। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा, और वो भी स्वग्रही चंद्रमा, व्यक्ति को सुंदर भी बनाता है, व्यक्ति को चंचलता भी देता है, तो साथ ही साथ उस व्यक्ति को बहुत ही अच्छे ढंग से सोच विचार करने वाला और जनता का प्रिय भी बना देता है। क्योंकि जनता का अर्थ चंद्रमा है, मन का अर्थ भी चंद्रमा है। लेकिन अफसोस कि इस लग्न के दोनों और पापी ग्रह हैं, एक तरफ राहु है और एक तरफ शनि है, तो उसको पाप कर्तरी योग कहा जाता है। तो व्यक्ति अंदर से दुखी भी, कहीं न कहीं पीड़ित भी व्यक्ति रहेगा। यह कुंडली है जिसको कालसर्प योग कहा जाता है। मैंने आपको कई बार बोला है कि कालसर्प योग सिर्फ होने से ही जिंदगी खराब नहीं हो जाती है। कालसर्प योग उन्हीं व्यक्तियों को होगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने जिंदगी में सफल होंगे, अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाने वाले व्यक्ति कालसर्प योग के होते हैं। आप उठा करके देख लीजिए हिस्ट्री, आपको जो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो जो सफल, जिन्होंने अपने क्षेत्र में झंडे गाड़ दिए हैं, वो आपको कालसर्प योग वाले भी मिलेंगे। चाहे सचिन तेंदुलकर की बात करें, चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात करें, चाहे मोरारी बापू की बात करें, चाहे बिल गेट्स की बात करें, चाहे हर्षद मेहता की बात करें, चाहे मनीषा कोइराला की बात करें, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिनको कालसर्प योग है और जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत नाम कमाया। सचिन तेंदुलकर भी उसमें से एक है। तो कालसर्प योग होने से संघर्ष के साथ में सफलता मिलती है। यह बार बार हम बोल सकते हैं कि कालसर्प योग का मतलब है बार बार व्यक्ति का अस्थिर हो जाना। एक तरफ से सीढ़ियाँ चढ़ता है, दूसरी तरफ से उससे उतरना होता है, अर्थात स्टेबिलिटी, स्थिरता नहीं रहती है। बार बार आपको प्रयास करने पड़ते हैं, बार बार आपकी ज़िंदगी में उठापटक होती है। लेकिन इसके साथ में कुंडली में 12th हाउस में राहु आपको बहुत अच्छा दूरंदेशी वाला व्यक्ति, दूरदर्शी व्यक्ति बना देता है, बहुत अच्छी प्लानिंग करने वाला व्यक्ति बना देता है, बहुत अच्छा थिंकर बना देता है। सेकंड हाउस में शनि व्यक्ति को जिद्दी भी और बहुत स्पष्ट वक्ता भी बना देता है। सबसे अच्छा इस कुंडली में यदि कोई योग है तो थर्ड हाउस में मंगल।
कर्क लगन में सबसे कारक ग्रह होता है मंगल, और थर्ड हाउस में मंगल सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा बलवान, क्योंकि पराक्रम भाव में मंगल है। और थर्ड हाउस, सिक्स हाउस और 11th हाउस में चाहे वो सूर्य हो, मंगल हो, शनि हो, पापी ग्रह या जो कुछ भी गर्म ग्रह, वो सबसे ज़्यादा सक्सेस देते हैं, सबसे ज़्यादा बलवान बनाते हैं। बुध और शुक्र, जैसे कि आप जानते हैं जनता का भाव 4th हाउस है, मन का भाव 4th हाउस है। शुक्र स्वैग्रही है बुध के साथ में। बुध और शुक्र जब भी एक साथ में होंगे, व्यक्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति का, व्यक्ति आर्ग्यूमेंट करने वाला, व्यक्ति हर चीज़ की तह में जाने वाला, एनालाइजेशन करने वाला व्यक्ति होगा, जो कि इनमें प्रतिभा संपन्न थे। बहुत ही ये बात कूट कूट के भरी हुई थी। सूर्य 5th हाउस में सूर्य विराजमान है, मैनेजमेंट का अधिपति सूर्य। बृहस्पति की बात करेंगे, बृहस्पति भाग्य का अधिपति है, स्वैग्रही है, और बृहस्पति की दृष्टि के कारण ही यह पापकर्त्री योग का दोष भी नष्ट हुआ है, क्योंकि बृहस्पति जहाँ जहाँ भी देखते हैं वहाँ शुभत्व देते हैं। तो बृहस्पति राहु को भी देखते हैं, शनि को भी देखते हैं, लग्न के और दोनों और उनकी दृष्टि है। और साथ ही साथ वो बृहस्पति कुंडली में 10th हाउस को भी देखते हैं, कर्म भाव को भी देखते हैं। तो मंगल इस कुंडली में बृहस्पति पर भी दृष्टिपात करता है, भाग्यस्थान को भी देखता है, भाग्यस को भी देखता है, और साथ ही साथ अपने खुद के घर को भी देखता है, जो कि 10th हाउस है। तो 10th हाउस तो खुद ही कर्म का है। तो जो व्यक्ति कर्म प्रधान है, जो व्यक्ति भाग्य प्रधान है, और जिस व्यक्ति के पास में अपना दूरदर्शी दृष्टि है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए राजनीति में। और इसी दूरदृष्टिता के कारण यह भारतवर्ष बहुत ही अच्छा उद्योग के क्षेत्र में, जो उन्होंने आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले सोचा था, वो आज हम देख रहे हैं भारत को बढ़ता हुआ। उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है, उसमें एक महत्वपूर्ण, एक प्रकार से बलिदान बोल सकते हैं, कि ऐसे महान राजनीतिज्ञ हमारे इस देश में पैदा हुए, जिन्होंने हमको यह दृष्टि या दिशा दी है, जिसके कारण आज हम और आगे बढ़ पा रहे हैं उसी ट्रैक पर। तो दर्शकों, यदि आपकी कुंडली में, आपके बच्चों की कुंडली में, या जिनको आप बहुत ज़्यादा समझते हैं कि ये व्यक्ति राजनीति में जाना ही चाहिए, उनकी कुंडली एक बार भेजिए हमारे जोधपुर केंद्र पर। और यदि कुंडली में योग है, तो उस कुंडली के योग को बलवान बनाने के लिए जो उपाय हो सकते हैं, वो भी आपको करने चाहिए। और साथ ही साथ एक मैं परामर्श और आपको देना चाहूँगा कि जो आपकी कुंडली है, उस कुंडली के साथ साथ में वर्षफल की बहुत उपयोगिता है। सैकड़ों प्रश्नों की कुंडली लोग लेकर के आते हैं, 500 प्रश्न की कुंडली है, मैंने बहुत बड़ी कुंडली उनसे बनवाई है। फ़ायदा क्या? उस कुंडली को आप पढ़िए, आपको खुद को समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ और सब जनरल बातें लिखी हुई है। लेकिन वर्षफल की जब बात करेंगे तो सिर्फ आपके बारे में, आपकी कुंडली के अनुसार ही बनेगा, और सिर्फ आपके लिए बनेगा, और 1 वर्ष तक वो आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी रहेगा। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी एक महान हस्ती की कुंडली, जिन्होंने राजनीति में वास्तव में अपने देश में परचम फहराया है। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।